हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव के स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड में भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन किया। फिजिक्स के बारे में बताया गया आपको फिजिक्स क्या होता है। बेसिकली फिजिक्स में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उनकी रिलेशन के बारे में पढ़ा जाता है। इसके आगे आपको बताया गया भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आपको बताया गया। एवरी मेजरेबल थिंग इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी वस्तु जिसे आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। इसके आगे भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में 3 प्रकार की भौतिक राशियों को बताया गया। फर्स्ट वन इज मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरा क्या है आपका पूरक राशियां। पूरक राशियों में आपको 2 बताया गया था, कोण और घन कोण। कोण का मात्रक आपको रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन बताया गया था। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कुछ मात्रकों के पूर्व लग्न की। इसके आगे हम लोगों को बात करना है मात्रकों के पूर्व लग्न की। मात्रकों के पूर्व लग्न परिमाण मीन्स इनकी वैल्यू कितनी होगी, और प्रतीक मात्रकों के पूर्व लग्न परिमाण और इनका नोटेशन क्या होगा, प्रतीक। मात्रकों के पूर्व लग्न परिमाण व प्रतीक के बारे में पढ़ना है। तो इसमें पहला जो आपका यूज किया जाता है डेका, जो स्मॉल एस है वो डेका, और डेका यहाँ पे आप मात्रक लिख सकते हो, मात्रक। और इसके बाद में यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, परिमाण को लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पे हम इसके नोटेशन के बारे में, संकेत के बारे में लिखते हैं। तो पहला आपका हो गया मात्रकों में डेका, और डेका का जो परिमाण होगा वो 10 की पावर 1। डेका का मतलब कितना, 10 की पावर 1। और इसकी जो नोटेशन जो इसका होगा, इसे डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी और ए। तो डी ए इसका नोटेशन हो गया, संकेत हो गया, और इसकी जो वैल्यू हुई वो 10 की पावर 1। डेका के बाद अगला हम लोगों को हेक्टे, अगला जो है आपका वो हेक्टो। डेका के बाद हेक्टो, और हेक्टो का मतलब होगा 10 की पावर 2। हेक्टो का मतलब कितना होगा, 10 की पावर 2। और हेक्टो को आप स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करोगे। हेक्टो का मतलब 10 की पावर 2, और इसे आप स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करोगे तो डेका, हेक्टो, और जो थर्ड आपका है वो किलो। तीसरा आपका क्या है, किलो, और किलो का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 3। किलो का मतलब 10 की पावर 3, और जनरली इसे आप स्मॉल के से रिप्रेजेंट करोगे। तो पहला आपका हो गया डेका, और डेका का मतलब 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मतलब कितना, इसका जो नोटेशन हुआ वो डीए। अगला हेक्टो, हेक्टो का मतलब 10 की पावर 2 इसका मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, और इसका जो संकेत हो जाएगा वो कितना होगा, स्मॉल एच। तीसरा जो आपका है वो किलो, किलो का जो वैल्यू है वो 10 की पावर 3, और संकेत क्या हो जाएगा, स्मॉल के। तो 3 आपका हो गया डेका, हेक्टो, किलो। अगला आपका हो जाएगा मेगा। तीसरा किलो के बाद मेगा, और मेगा का मतलब कितना होगा, 10 की पावर 6, और इसे आप क्या कह सकते हो, एम। इसका जो नोटेशन होगा मेगा का वो 10 की क्या हो जाएगा, एम। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, और इसके बाद 10 की पावर 9, और 9 का मतलब हो जाएगा आपका गीगा। अगला जो आपका है वो गीगा, और गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, और इसे आप जी से रिप्रेजेंट करोगे। जी का मतलब गीगा, और इसे आप लिख सकते हो GIGA। ये आपका गीगा, ये मेगा, किलो, हेक्टो, और ये आपका डेका। ये डेका, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। इसके बाद आपका टेरा, जो अगला नेक्स्ट वन इज टेरा। अगला टेरा, और टेरा मीन्स कितना, 10 की पावर 12। टेरा मीन्स 10 की पावर 12, और इसका जो नोटेशन होगा वो टी, टेरा। टेरा के बाद जो अगला है उसे आप पेटा कहोगे, और पेटा का मतलब 10 टू दी पावर 15। पेटा का मतलब 10 टू दी पावर 15, और इसका जो नोटेशन होगा पी, पेटा। अगला जो आपका है 10 टू दी पावर 18 का
ये आपका हो जाएगा एक्सा। क्या हो जाएगा? एक्सा। और एक्सा का मतलब 10 टू द पावर 18, और इसका जो नोटेशन होगा वो ई। ई का मतलब एक्सा। और जो इसके बाद अगला आपका है नेक्स्ट पेटा एक्सा, और इसके बाद में आपका जेटा। अगला जो है वो जेटा, और जेटा का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर 21, और इसका जो नोटेशन है वो जेड है। ये आपका जेटा। और इसके बाद जो आपका है वो योटा। योटा का मतलब 10 की पावर 24, और इसका जो नोटेशन होगा वो वाई होगा, और इसका मतलब ये योटा। ठीक, तो पहला हो गया आपका डेका। डेका का मतलब 10 की पावर 1, और इसका रिप्रेजेंटेशन डीए। सेकेंड हेक्टो। हेक्टो मीन्स 10 की पावर 2, और इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एच। थर्ड किलो। किलो का मतलब 10 की पावर 3, और इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल के। अगला मेगा। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6, और इसका रिप्रेजेंटेशन यम से होगा। गीगा को आप 10 की पावर 9 लिखोगे, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल जी है। टेरा 10 की पावर 12, और इसे आप किससे डिनोट करोगे? कैपिटल टी से। पेटा का मतलब 10 की पावर 15, और ये पी हो गया आपका। इसका रिप्रेजेंटेशन एक्सा का 10 की पावर 18, और एक्सा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल ई। जेटा का मतलब 10 की पावर 21, और ये जेड हो जाएगा। योटा का मतलब 10 की पावर 24 मीन्स वाई हो जाएगा। ठीक, इसके आगे हम लोग बात करते हैं जो निगेटिव पावर्स होते हैं। माइनस पावर की अगर बात करें, निगेटिव पावर्स की, तो इसमें डेका हो गया। यहाँ भी सेम वे में हम लोग 3 प्रकार से सारणी को बनाएंगे। पहला आपका यहाँ पे हम मात्रकों को लिखते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे हम परिमाण को लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे संकेत को लिखेंगे, किससे इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें डेका है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज डेसी। पहला क्या हो जाएगा? डेसी। और डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1। डेसी का मतलब 10 की पावर -1, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्मॉल डी। डेका का डीए है, और डेसी का क्या हो जाएगा? स्मॉल डी हो जाएगा। तो डेसी का मतलब 10 की पावर -1 स्मॉल डी, और डेसी के बाद इसमें क्या हो जाएगा? सेंटी। डेसी के बाद जो अगला है वो सेंटी, और सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 हो जाएगा, और सेंटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो स्मॉल सी। ठीक, डेसी सेंटी के बाद आपका मिली हो जाएगा। ठीक, मिली का मतलब 10 की पावर -3, और इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एम। डेसी सेंटी मिली। और जो अगला आपका है मिली के बाद में माइक्रो। माइक्रो को पहले के समय में माइक्रोन कहा जाता था, तो आप माइक्रो को माइक्रोन भी कह सकते हैं। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, और माइक्रोन को आप ग्रीक वर्ड म्यू से रिप्रेजेंट करोगे। ग्रीक वर्ड म्यू से रिप्रेजेंट करोगे। ये आपका क्या नोटेशन है? म्यू। ठीक, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो, और माइक्रो के बाद जो नेक्स्ट वन इज नैनो। अगला क्या है आपका? नैनो। तो नैनो मीन्स 10 की पावर -9, और इसे आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करोगे। सेंटी मिली माइक्रो नैनो। और जो अगला आपका है पीको। अगला क्या है? पीको। और पीको मीन्स 10 की पावर -12, और इसे आप स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करोगे पीको को। और इसके बाद जो अगला आपका है 10 की पावर -15, और 10 की पावर -15 को आप कह सकते हैं पेटा, और इसका मतलब हो जाएगा आपका फेमटो। 10 की पावर -15 को आप क्या कहोगे? फेमटो, या फिर इसी को फर्मी भी कहा जाता है। एक फर्मी इक्वल टू होता है 10 की पावर -15 मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो 10 की पावर -15 को आप फर्मी या फिर फेमटो कह सकते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, तो पीको, फेमटो, और इसके बाद में आपका हो जाएगा 10 की पावर -18, और -18 का मतलब हो जाएगा आपका एटो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एटा। 10 की पावर -18 को एटा कहोगे, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्मॉल वाई हो जाएगा। तो एटा हो गया।
अगला जो आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -21, और -21 को आप कहोगे जेप्टो। इसको क्या कहोगे? जेप्टो कहोगे। और जेप्टो का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्मॉल जेड होगा, स्मॉल जेड। तो फेम्टो या फर्मी, एटा, जेप्टो। और जो अगला आपका है 10 टू द पावर -24, और 24 को आप क्या कहोगे? एप्टो। क्या कहोगे इसे? एप्टो। और एप्टो का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक, तो आपका इस प्रकार से डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15, एक्सा 10 की पावर 18, जेटा 10 की पावर 21, और एटा का मतलब 10 की पावर 24। इसी प्रकार सिमिलरली डेसी का मतलब 10 की पावर -1, मिली का मतलब सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, मिली का मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, नैनो कितना हुआ 10 की पावर -9, पीको का मतलब 10 की पावर -12, फेम्टो या फर्मी 10 की पावर -15, एटा 10 की पावर -18, जेप्टो 10 की पावर -21, और एप्टो कितना हो जाएगा 10 की पावर -24। इसके आगे आप सेम वे में कुछ अन्य यूनिट्स भी हैं, जैसे एक एक्स यूनिट। क्या है? एक एक्स यूनिट। और एक एक्स यूनिट का जो मान होता है वो 10 की पावर -14 मीटर। एक एक्स यूनिट का मान होता है 10 की पावर -14 मीटर। इसके आगे हम लोग लंबाई के और द्रव्यमान के अन्य मात्रकों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे लंबाई का जो अन्य मात्रक है, इसके अलावा भी जो बड़े मात्रक होते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष के अलावा खगोलीय मात्रक होता है, पारसेक होता है। तो इन सब मात्रकों के बारे में इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप बेसिकली याद करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे इसको, और इसके आगे हम लोग बात करते हैं लंबाई के अन्य मात्रकों के बारे में। तो अगला हम लोगों को पढ़ना है लंबाई के अन्य मात्रक। लंबाई के अन्य मात्रक। लंबाई के अन्य मात्रक। लंबाई के अन्य मात्रकों में जो फर्स्ट है आपका वो किलोमीटर। लंबाई का जो अन्य मात्रक है वो किलोमीटर। और आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? जो 1 मानक मीटर होता है, 1 मानक मीटर के 1000 गुना को 1 किलोमीटर कहा जाता है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मानक मीटर के 1000 गुना परिमाण को 1 किलोमीटर कहा जाता है। तो 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। तो पहला आपका हो गया 1 किलोमीटर। और सेकेंड जो आपका है वो मील। और 1 मील कितना होता है? 1604 मीटर के बराबर, 1604 मीटर के बराबर। तो 1 मानक मीटर के 1604 गुना परिमाण को 1 मील कहा जाता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, और 1 मील 1604 मीटर के बराबर। अगला जो आपका है वो प्रकाश वर्ष। जो लंबाई का अन्य मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष को, क्योंकि वर्ष का मतलब टाइम से आप रिलेट कर सकते हैं। और इसलिए आपको ये लगेगा कि जो प्रकाश वर्ष है वो टाइम का मात्रक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है, लंबाई की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। इसलिए एक प्रकाश वर्ष को आप ध्यान रखेंगे। तो जो एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष का मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई डिस्टेंस होती है, प्रकाश वर्ष द्वारा एक साल में तय की गई औसत दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और ये कितना तय करता है? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना हो गया? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। ठीक, अगला जो आपका है प्रकाश वर्ष के बाद जो अगला आपका है वो खगोलीय मात्रक।
खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक जो बहुत अधिक लंबाई की दूरियां होती हैं उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए खगोलीय मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय मात्रकों का मतलब जो ग्रह होते हैं, ग्रहों उपग्रहों के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए खगोलीय मात्रकों का उपयोग किया जाता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अगला जो नेक्स्ट है वो पारसेक, लंबाई का जो अन्य मात्रक है वो पारसेक। तो एक पारसेक में कितना मीटर हो जाएगा? एक पारसेक इक्वल टू 3.004 इंटू 10⁻16 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। खगोलीय मात्रक में कितना हो जाएगा? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और एक पारसेक में कितना हो जाएगा? 3.04 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर इन मात्रकों में कंपेयर किया जाए, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और अगर पारसेक, इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी किसकी है? पारसेक की है, 10⁻16 मीटर। और उसके बाद आपका क्या है? प्रकाश वर्ष, उससे कम है। और जो सबसे लास्ट में मिलेगा वो खगोलीय मात्रक। तो इनसे आप इन तीनों में अगर कंपेयर करना चाहें, इन्हें एक आर्डर में लिखना चाहें, तो जो सबसे कम है 10⁻11, ये आपका क्या हो जाएगा? खगोलीय मात्रक। क्या हो जाएगा? खगोलीय मात्रक। और खगोलीय मात्रक से बड़ा क्या होता है? लाइट ईयर। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? लाइट ईयर हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। अगला क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश वर्ष। और जो लास्ट में सबसे बड़ा है इन तीनों में वो कौन सा है? पारसेक। तो पारसेक सबसे बड़ा, फिर प्रकाश वर्ष उससे छोटा, और जो खगोलीय मात्रक है ये उससे भी छोटा है। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। 1 मील 1604 मीटर के बराबर है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर है। और एक खगोलीय मात्रक 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर के बराबर है। और पारसेक कितना हो जाएगा? 3.04 इंटू 10⁻16 मीटर। और इन तीनों में सबसे बड़ा आपका पारसेक है, फिर उससे छोटा प्रकाश वर्ष है, और सबसे छोटा क्या? खगोलीय मात्रक है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग लंबाई के अन्य मात्रकों की, द्रव्यमान के अन्य मात्रकों की बात करते हैं। तो जो लंबाई के मात्रकों की बात हम लोगों ने कर लिया है, इसके आगे अब हम लोग द्रव्यमान के मात्रकों की बात करते हैं। द्रव्यमान के मात्रक। ठीक, द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान के जो अन्य मात्रक हो जाएंगे तो 1956 के पहले, इन 1956 ईस्वी के पहले जो द्रव्यमान को मेजर करने का जो यूनिट था, जिसे आप मेजर करते थे, मापने के लिए जिसका आप प्रयोग करते थे, वो आपका रत्ती। ठीक, इसके अलावा आपका तोला, छटांग, रत्ती, तोला, छटांग, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता था द्रव्यमान को मेजर करने के लिए। एक रत्ती की अगर बात करें तो जो एक रत्ती का मान होता है वो वर्तमान के 120 मिलीग्राम के बराबर होता है। उस समय का जो एक रत्ती हुआ करता था वो वर्तमान के 120 मिलीग्राम के बराबर है। और रत्ती शब्द का जो प्रयोग है ये जनरली किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रत्ती या तोला का भी प्रयोग जनरली किसके द्वारा किया जाता है? सुनार के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा जो औषधि निर्माता होते हैं वो भी द्रव्यमान को मेजर करने के लिए रत्ती शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सुनार और औषधि निर्माता, औषधि निर्माता। ठीक, अब द्रव्यमान के वर्तमान मात्रकों की बात करें तो वर्तमान जो मात्रक होता है, वर्तमान मात्रकों में अगर सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो चंद्रशेखर। द्रव्यमान का वर्तमान में सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर यूनिट है। चंद्रशेखर
यूनिट है। द्रव्यमान का वर्तमान में सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर यूनिट है। पहले के समय में प्राचीन काल में दूरी का सबसे छोटा मात्रक परमाणु, सबसे छोटा मात्रक परमाणु तथा सबसे बड़ा मात्रक योजन प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में दूरी का सबसे छोटा मात्रक परमाणु तथा सबसे बड़ा मात्रक योजन प्रयोग किया जाता था। ठीक, इसके अलावा जो अगर हम लोग टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो प्राचीन काल में जो समय को मेजर करने का तरीका था, टाइम को मेजर करने का तरीका था, महाभारत काल की अगर बात करें तो उस समय टाइम को आप मुहूर्त, टाइम को मेजर करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो मुहूर्त, काष्ठा, निमेष, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और हम इस किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? महाभारत काल में। महाभारत काल में टाइम को मेजर करने के लिए मुहूर्त, काष्ठा, निमेष, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और जो वर्तमान का एक दिन होता है, वर्तमान का एक दिन और रात मीन्स 24 घंटे की बात कर रहे हैं। एक दिन और एक रात मतलब जो 24 घंटे होता है वो उस समय के 30 मुहूर्त के बराबर होता था। उस समय के 30 मुहूर्त के बराबर होता था। इसके आगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, जैसे सौर वर्ष क्या होता है। बेसिकली सौर वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम पीरियड लगता है, जितना टाइम लगता है पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का जो औसत समयांतराल है, उस औसत समयांतराल को आप सौर वर्ष कहोगे। तो एक सौर वर्ष का मतलब पृथ्वी के द्वारा सूर्य के परितः, सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करने में लगे समयांतराल को सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष कहा जाता है। एक सौर वर्ष बराबर, एक सौर वर्ष इक्वल टू 365.25 सौर दिवस, 365.25 सौर दिवस। ठीक, अगला आपका हो जाएगा सौर वर्ष के बाद चंद्रमास। चंद्रमास क्या होता है? चंद्रमास का मतलब होता है चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है आप जानते हैं, तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर पूरा करने में जितना टाइम लगता है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे आप क्या कहोगे? चंद्रमास कहोगे। और कितना टाइम लगता है? 27.3 दिन, 27.3 दिन। तो चंद्रमास का मतलब क्या हो गया? चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में
एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को चंद्रमास कहा जाता है। चंद्रमास कहा जाता है। चंद्रमास कहा जाता है। और एक चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन। ठीक, तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे चंद्रमास, और पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे आप क्या कहोगे? सौर वर्ष कहोगे। तो आपका सौर वर्ष और चंद्रमास हो गया। अगला द्रव्यमान का एक मात्रक है कैरेट। कैरेट का नाम आपने सुना होगा। ठीक, कैरेट, तो जो कैरेट होता है ये किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। कैरेट किसका मात्रक है? ये भी द्रव्यमान का मात्रक है। कैरेट क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक है। अगर हम कैरेट को डिफाइन करना चाहें तो जो एक मानक किलोग्राम है, एक मानक किलोग्राम के 5,000वें भाग को एक कैरेट कहा जाता है। तो एक कैरेट इक्वल टू 1/5000 किलोग्राम। 1/5000 किलोग्राम। अगर इसे आप ग्राम में चेंज करना चाहें तो लगभग ये 200 मिलीग्राम, नियरली ये 200 मिलीग्राम के बराबर आएगा। तो सौर वर्ष का मतलब हो गया कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो आपका सौर वर्ष हो गया। और चंद्रमास का मतलब जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने में टाइम लगता है वो आपका चंद्रमास हुआ। और कैरेट किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक होता है कैरेट। और एक कैरेट इक्वल टू कितना होता है? 1/5000 किलोग्राम। और इसे आप मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये नियरली 200 मिलीग्राम के बराबर मिलेगा आपको। और इसके अलावा जो परमाणु द्रव्यमान का एक अन्य मात्रक होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और परमाणु द्रव्यमान मात्रक को आप क्या कहते हो? एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हो? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु द्रव्यमान को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में इसे आप एएमयू कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? एएमयू कहा जाता है। ठीक, तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन 612, कार्बन परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका? 6, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 12। तो कार्बन 12 के परमाणु 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 1 किलोग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या को एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। और एक एमयू का जो मान होता है, एक एमयू इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक एमयू इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये नियरली मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है एक एमयू। इसके अलावा जो द्रव्यमान के अन्य मात्रकों में मोल, एक अन्य मात्रक क्या है? मोल। तो मोल को भी आप क्या कह सकते हैं? एक मोल का जो मान होता है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। और इसी को आप आवागाद्रो संख्या कहते हैं। आवागाद्रो संख्या। आवागाद्रो संख्या। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। शेष इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो इतना आप बेसिकली तब तक रिवाइज करेंगे और साथ में नोट्स बनाते भी चलेंगे ताकि आपको बाद में एग्जाम्स टाइम में रिवीजन करने में इसमें सहायता मिल सके। बार बार रिवाइज करने से ही चीज़ें आपको लर्न होती हैं, याद होती हैं। तो इसलिए आपको इसको सारी चीज़ों को लिखते चलेंगे, साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। और इसके आगे वीडियोज़ को लाइक
और शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।